हमने अभी तक, सुनो मेरी बात ध्यान से, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये सब पढ़ा है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको एक मीनिंग, एक बात तो जरूर समझ में आई होगी। कुछ रिएक्शंस तो ऐसी है जिनमें एनर्जी 100% एब्जॉर्ब ही होती है, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें एनर्जी 100% इवॉल्व ही होती है, और कुछ ऐसी होती है जिनमें कि एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है और इवॉल्व भी हो सकती है। जनरल रिएक्शंस उनको कहते हैं। जिनमें एनर्जी हमेशा इवॉल्व होती हैं उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जिनमें एनर्जी हमेशा ही एब्जॉर्ब होती है उनको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जिनमें एब्जॉर्ब भी हो सकती है, इवॉल्व भी हो सकती है, उनको जनरल रिएक्शंस कहते हैं। जनरल रिएक्शंस, बोलो बात समझ कि नहीं? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या था? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन था अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व। इसीलिए बोला था क्योंकि जनरल रिएक्शन की बात कर रहे थे अब। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हेन ए रिएक्शन इज अकर्ड इन देयर बैलेंस्ड स्टेट, जब कोई केमिकल रिएक्शन कराई जाती है उसकी बैलेंस्ड सिचुएशन में, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो या इवॉल्व हो, किसी प्रोसेस को कराने पर उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जितनी एनर्जी रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो, उस एनर्जी को ही कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना? द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोसेस। सही है गलत? गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया सर। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नॉट ऑलवेज, ऑलवेज वर्ड यूज नहीं करेंगे। हाँ सर, कभी कभी होता है ना? कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनकी बैलेंस रिएक्शन भी वही होती है और उनमें 1 मोल भी बनता है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में स्पेशल बात है कि बनना कितना चाहिए? 1 मोल बनना चाहिए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये बच्चे बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। चलो तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। एंथैल्पीज के बारे में अच्छा खासा जान लेने के बाद एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनल एग्जाम में ये टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स से जरूर आएगा, इसको लिख लीजिए। क्या है? हेस लॉ, ठीक है ना? तो हेडिंग डालिए पहले, हेस लॉ, HESS एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है ना? HESS एपोस्ट्रोफी एस, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। Hess law of constant heat summation, Hess law of constant heat summation, ठीक है? और खाली हेस लॉ के नाम से भी याद रख लेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि GH हेस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस लॉ को बताया था, ठीक है ना? बड़े काम का लॉ है, ठीक है ना? पहले तो इस लॉ को लिख लीजिए आप आराम से, फिर समझाते हैं बड़े मजे के साथ। इसमें न्यूमेरिकल भी आएगा पक्का, इस पर न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ के भी साथ साथ पक्का न्यूमेरिकल आएगा, जुड़ा हुआ है ना? तो समझिए, लिखिए, इट स्टेट्स दैट, ये लॉ क्या कहता है? समेशन, हाँ समेशन, कांस्टेंट हीट समेशन, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। लिखें, इट स्टेट्स दैट द एंथैल्पी चेंज, इट स्टेट्स दैट द एंथैल्पी चेंज, ब्रैकेट में लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट द एंथैल्पी चेंज, ब्रैकेट में लिखेंगे, हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व। इट स्टेट्स दैट द एंथैल्पी चेंज, ब्रैकेट में लिखेंगे, हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व, ठीक है? इन ए पर्टिकुलर रिएक्शन द एंथैल्पी चेंज, ब्रैकेट में लिखा, हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व इन ए पर्टिकुलर रिएक्शन, in a particular reaction is the same whether the reaction is the same, whether WHETHER वाला वेदर है ना, मौसम वाला वेदर नहीं, ठीक है? reaction is the same whether the reaction takes place in single step, whether the reaction takes place इन सिंगल स्टेप, पहले एक लो फिर समझाता हूं, बड़े मजे में समझ में आ जाएगा। वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप और इन मल्टीपल स्टेप्स, वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप और इन मल्टीपल स्टेप्स, मल्टीपल स्टेप्स। समझे मेरी कुछ बात समझ में आ रही है? क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है, हेस ने कहा कि भाई जब कोई रिएक्शन कराई जाती है, किसी भी रिएक्शन के होने में जब कोई रिएक्शन कराई जाती है तो उसमें, उस रिएक्शन के होने में जो एंथैल्पी चेंज होता है, उस रिएक्शन के होने में जो एंथैल्पी चेंज होता है, मींस
हीट एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है, जितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होती है और इवॉल्व होती है वो सेम रहती है, चाहे आप उस काम को एक सिंगल स्टेप में करा लीजिए, चाहे आप उसी काम को मल्टीपल स्टेप में करा लीजिए। नहीं समझे? जैसे मान लो, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ऐसे सिंपल वर्ड शब्दों में समझो, आप एक ही बार में 4 घंटे क्लास करके चले जाओ या 2 बार 2-2 घंटे की क्लास कर लो, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट इन बोथ द प्रोसेस विल बी सेम। नहीं समझे? मतलब बताने चाह रहा हूं कि अगर आपने एक ही बार में 4 घंटे की क्लास की तो भी उतनी ही एनर्जी स्पेंड होगी आपकी, उतनी एनर्जी खर्च होगी, और अगर आप 2-2 घंटे की 2 क्लास कर ले तो भी उतनी ही एनर्जी खर्च होगी। कहने का उसका मतलब यह है कि आपने उसी एक काम को या तो एक ही बार में कर लिया, एक ही बार में 4 घंटे पढ़ लिए, या फिर उसी काम को आपने 2 स्टेप में कर लिया, 2 बार में कर लिया, लेकिन दोनों बार में एक बार 2 घंटे, एक बार 2 घंटे करके। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत आसान है, क्लियर हो रहा है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब्ड व्हेन ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप, और इन ए सिंगल स्टेप का मतलब एक अकेले स्टेप में एक ही बार में रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, या फिर आप उस रिएक्शन को धीमे धीमे करा लें। नहीं समझे? सिंपल। जैसे कहने का मतलब यह है कि पहले आपने चावलों को पकाने के लिए, उबालने के लिए पहले एक लेवल तक उसको गर्म किया, फिर उसके बाद जहां तक वो पक गए, जितने उबल गए, अब उसके बाद उनको दोबारा फिर उबाला, अभी पूरे पके नहीं थे, समझे ना? या तो आप एक ही बार में चावल जब उबाल रहे हैं, एक ही बार में चावलों को बिल्कुल अच्छी तरीके से उबाल लीजिए, या फिर एक बार उबाल कर आपने बीच में एक बार स्टोव बंद करके देखा कि चावल कच्चे हैं या पके हैं, तो उनमें आपको कुछ कचावट नजर आई, आपने दोबारा फिर स्टोव जलाया और वहीं से उसको फिर से पकाना स्टार्ट किया, और जब तक वो कंप्लीटली पक नहीं गए तब तक पकाया उसको। एक ही बार में पकाने में जितनी एनर्जी खर्च हुई थी, 2 बार इस प्रोसेस को करने में भी उतनी एनर्जी खर्च होगी। ये कहना है किसका? है इसका। लेकिन मैं बार बार कर रहा हूं, अब आप कहने लगे, अब ये प्रैक्टिकल कर जाके अगर आप किचन में करेंगे तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये एग्जैक्टली ट्रू नहीं होगा। कारण ये है, वहां कुछ और कहानी है, फिजिकल प्रोसेस है। अगर आपने चावलों को एक बार गर्म करके एक लेवल तक पका करके और उनको ठंडा कर लिया, तो दोबारा फिर से उस लेवल तक का टेम्परेचर लाने में भी हीट जाएगी। अब पता लगा तुमने आगे बोला सर मैं तो एक ही बार में जब पकाए तो कम एनर्जी लगी, सच्चाई भी यही है। देखिए वो चावल पक रहे हैं, वहां कोई केमिकल रिएक्शन वैसे नहीं करा रहे हैं हम लोग, समझ मेरी बात ना? तो केमिकल रिएक्शन के कराने में कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में कराओ, या 2 स्टेप में कराओ, या 3 स्टेप में कराओ, 4 स्टेप में कराओ, 10 स्टेप में कराओ, या 100 स्टेप में कराओ, एक स्टेप में जितनी एनर्जी रिलीज होगी एब्जॉर्ब होगी, 100 स्टेप में कराने पर भी उतनी ही एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी। समझ में आ रही बात ना? अगर वही सेम रिएक्टेंट ले रहे हैं और वही सेम प्रोडक्ट बन रहा है। बोलो कोई डाउट हो तो? समझ में आ रहा है? भैंस की बातें क्लियरली समझ में आ गई? बहुत अच्छे। जैसे कहा उसने, क्या कहा? ध्यान सुनिएगा। उसने कहा भाई कि मान लीजिए कि मैंने ए से बी बनाया, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड, ए कोई रिएक्टेंट था, मैंने ए से बी बनाया। ए से बी बनाने का एक बार मैंने तरीका अपनाया, डायरेक्ट ए से बी बनाया, इसको मैंने नाम दिया पाथ 1। पाथ 1, इस रास्ते मैंने एक काम कराया कि ए से सीधे बी बना दिया। एक को मैंने दिया पाथ 2, कैसे? मैंने पहले ए से सी बनाया और फिर मैंने सी से बी बनाया। नहीं समझे? ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने ए से सी बनाया और फिर सी से बी बनाया, फाइनली ए से अभी भी क्या ही बना? बी बना। ये हो गया पाथ 2। ये वाला पाथ जब मैंने अप्लाई किया तो ये वाला पाथ कहलाएगा पाथ 2। मतलब मैंने ए से बी के बनाने के इस काम को 2 तरीकों से कराया। एक बार मैंने एक सिंगल स्टेप में कराया, सीधे ए से बी। एक बार मैंने क्या किया? 2 स्टेप में काम कराया, पहले ए से सी और फिर सी से बी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो उसका कहना यह है कि द एंथैल्पी चेंज इन बोथ द प्रोसेस, मतलब अगर इसमें एंथैल्पी चेंज कितना आया? डेल्टा H1, और इसमें एंथैल्पी चेंज कितना आया? यहां पर डेल्टा H डैश, और यहां पर आया मान लीजिए डेल्टा H डबल डैश। तो उसका कहना यह है कि ये जो पूरा डेल्टा H1 था ना, डेल्टा H1 चेंज इन एंथैल्पी, वो इक्वल होगा किसके? डेल्टा H डैश प्लस डेल्टा H डबल डैश के। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत अच्छा, सिंपल सा फंडा है। एंथैल्पी चेंज इन सिंगल स्टेप इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पी चेंज इन मल्टीपल स्टेप। जितनी बार आपको काम करा रहे हैं उतनी बार में जितना एंथैल्पी चेंज आएगा उनका सम और इसका सम आपस में क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो? समझ में आ गया? बहुत अच्छा, नोट करो जल्दी से, इसको भी नोट करो, डायग्राम बनाओ जल्दी। देखिए फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिए, अगर मैं इसी का एग्जांपल लेता हूं तो ये एग्जांपल लेने पर आपको समझ में आएगा। देखिए पाथ 1 मतलब मैंने एक बार में ले रहा हूं पाथ 1 किस काम को कराने का? C+O2 गिव्स आउट
CO2। बताओ, मैंने इसको कहा ना आपको, ये इतनी बढ़िया रिएक्शन है कि इसको अगर आप याद भी कर लो तो कोई बुराई नहीं है, मतलब इसकी ये वाली वैल्यू भी याद कर लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बार बार आ रही है। तो C + O2 गिव्स आउट CO2 प्लस कितना होता है बोलो, वेरी गुड, 393.5 किलो जूल पर मोल भी कह सकते हैं, और केवल किलो जूल भी। सुनिए, क्या मैं इस रिएक्शन में इसको केवल किलो जूल भी लिख सकता हूं? यस सर। अगर मैंने किलो जूल लिखा तो आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे कि ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखी गई है, और अगर मैंने किलो जूल पर मोल लिखा तो आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखी गई है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है ना? बहुत अच्छे। अब इसने कहा मैंने एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन कराई, कार्बन की बर्निंग की सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेकर। सफिशिएंट अमाउंट का मतलब पूरी 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगी, 12 ग्राम कार्बन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके पास 32 ग्राम ऑक्सीजन अवेलेबल है तो कंप्लीटली बर्न हो जाएगा, और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कितनी हीट रिलीज होगी सर? 393.5 किलो जूल हीट रिलीज होगी। इतने में कोई डाउट है? नहीं। लेकिन सपोज कर लो कि आप इसको 2 बार करा रहे हैं, इस स्टेप को, इस काम को दो स्टेप में करा रहे हैं। 2 स्टेप में कैसे? कि आपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं लिया, आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, तो आपने इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन ली पहले। पाथ 2 मैंने क्या किया? C + हाफ ऑफ O2। बोलिए, अगर मैंने आधा मोल लिया है, ऑक्सीजन का आधा मोल लिया, तो आधा मोल का मतलब 1 ऑक्सीजन एटम, तो C + हाफ ऑफ O2 गिव्स आउट CO। क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 110.5 किलो जूल। समझ में आई बात? बड़े ध्यान सुनिएगा। क्लियर? यहाँ भी चलो किलो जूल ही कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ भी किलो जूल ही कर लेते हैं, ठीक है ना? तो बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ? फिर इसने क्या कहा कि सर मैंने अब क्या किया? पहले देखो ये क्या हुआ, ये A हुआ, ये देखो A हुआ, A से क्या बना? B। अब क्या कर रहा हूँ? A से पहले बनाया C, अब इस C से बनाएंगे क्या? इस CO की, ये जो CO बन चुका है, जैसे A से पहले C बना, फिर C से B बना रहा हूँ, ठीक है? तो अब बताइए, CO + हाफ ऑफ O2 क्या बनाएगा? CO2। सर एक और बढ़ जाएगा। अब की बार इस प्रोसेस में निकलेगी कितनी एनर्जी? 283.0 किलो जूल। नहीं समझे? होता है ऐसा। अभी मत कहना कि सर आपका मन किया, आपने तो 393 को 2 हिस्सों में तोड़ लिया, जैसे मन करे तोड़ लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा ही होता है जो मैं बता रहा हूं, केमिकली ये करके देखी गई रिएक्शन, कि जब हमने कार्बन के 1 मोल को आधा मोल ऑक्सीजन लेकर बर्न किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और इतनी एनर्जी रिलीज हुई। फिर वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है उसको फिर बर्न किया आधा अमाउंट, आधा ऑक्सीजन लेकर के। समझ रहे हो मेरी बात? इतनी एनर्जी रिलीज हुई। नहीं समझे? क्लियर है? बहुत अच्छे। अब इसने क्या कहा? अब मुझे बताओ जरा, इस पाथ 2 की टोटल एनर्जी, अगर मैं इस पाथ 2 की टोटल रिएक्शन लिखूं, अल्टीमेटली क्या ही हुआ? दोनों को ऐड कर दो, तो हम बोलेंगे सर दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया, बताओ क्या बनेगा? यहाँ C + हाफ ऑफ O2 + CO + हाफ ऑफ O2 गिव्स आउट CO। बोलो ना बच्चों, CO + CO2 प्लस इन दोनों को जोड़कर 393.5 किलो जूल। बोलो कोई डाउट हो तो? इस CO से ये CO कैंसिल, हाफ O2 + हाफ O2 मिलकर C + O2 गिव्स आउट CO2 प्लस 393.5 किलो जूल। क्या ये सेम हो गई? बोलो कोई डाउट हो तो? उसका कहना यह है कि इसका मतलब, आप मुझे अभी यहां बताओ, फिर यहां जाओ वापस, देखूंगा कौन समझदार स्टूडेंट है। इतनी बातें मत करो, मान जाओ। बताओ मुझे पहले पाथ का, पाथ 1, एंथैल्पी चेंज ऑफ पाथ 1, एंथैल्पी चेंज ऑफ पाथ 1। बताइए पाथ 1 के एंथैल्पी चेंज, डेल्टा H1 कितना हो गया? माइनस का, बस यही सुनना चाहता था। देखो कुछ लोग कहते 393.5, नहीं, माइनस का 393.5 किलो जूल होगा। बहुत अच्छे। एंथैल्पी चेंज इन पाथ 2, एंथैल्पी चेंज इन पाथ 2, चेंज इन पाथ 2। पाथ 2 में बोलेंगे सर डेल्टा H = डेल्टा H डैश प्लस डेल्टा H डबल डैश। नहीं समझे? मैं इसको मान रहा हूं डेल्टा H डैश और इसको मान रहा हूं डेल्टा H डबल डैश। बोलो कितनी होगी? तो हम बोलेंगे सर ये हो जाएगी माइनस का 110, माइनस का 110.5 प्लस 2, माइनस का कितना? 283। तो सब मिला जुला कर ये अभी भी कितना जाएगा? 393.5 किलो जूल। ये आ गया आपका डेल्टा H। तो यहाँ से क्या कह सकता हूँ? डेल्टा H1 बराबर डेल्टा H। आप चाहो तो इसको डेल्टा H2 भी कह सकते हैं। डेल्टा H2 मतलब दूसरे पाथ की एंथैल्पी चेंज,
तो डेल्टा H1 बराबर कितना आ गया, डेल्टा H2। क्या समझ में आया? चाहे इस रास्ते ये काम कराओ, चाहे इस रास्ते कराओ, चाहे एक स्टेप में कराओ, चाहे 2 स्टेप में कराओ, लेकिन जो एंथैल्पी में चेंज आता है वो सेम आता है, इक्वल आता है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? श्योर? नोट करो जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके लिखिए। इसके बाद यहां से क्या लिखोगे? देखिए, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ इट मे बी कंक्लूडेड दैट, यहां के बाद जैसे ही ये लिखोगे ना, इसके बाद, इसके जस्ट बाद एक स्टेटमेंट लिखिए, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ इट मे बी कंक्लूडेड दैट, ये कंक्लूड किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ इट मे बी कंक्लूडेड दैट द थर्मोकेमिकल इक्वेशन, according to Hess law it may be concluded that, according to Hess law it may be concluded that, it may be concluded that the thermochemical equation can be added or subtracted। देखो जब अभी मैंने ऐड की थी ना, इन इक्वेशंस को ऐड किया है ना यहाँ पर, तो क्या लिखा इसने कि ये कंक्लूड किया जा सकता है, निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्या? द थर्मोकेमिकल इक्वेशन, थर्मोकेमिकल, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोकेमिकल? थर्मोडायनेमिक्स वाली, जिनमें थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है ना। थर्मोकेमिकल इक्वेशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, थर्मोकेमिकल इक्वेशन कैन बी एडेड कॉमा सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड, तीनों लिखिएगा, ठीक है ना। थर्मोकेमिकल इक्वेशन कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड, और मल्टीप्लाइड लाइक एल्जेब्रिक इक्वेशंस, लाइक एल्जेब्रिक इक्वेशंस कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड लाइक एल्जेब्रिक इक्वेशन, लाइक एल्जेब्राइक इक्वेशन, क्लियर? एल्जेब्राइक इक्वेशन, ओके। टू ऑब्टेन द डिजायर्ड इक्वेशन, टू ऑब्टेन द डिजायर्ड इक्वेशन, टू ऑब्टेन द डिजायर्ड इक्वेशन, मतलब थर्मोकेमिकल इक्वेशन में बिल्कुल वही सेम चीज अप्लाई होती है, या वही सेम तरीके लगाए जाते हैं जैसे कि किन्हीं एल्जेब्रिक इक्वेशंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करते समय लगाते थे। यानी वही रूल अप्लाई होंगे जो रूल एल्जेब्रिक इक्वेशन, भाई जैसे समझ लो ना, जैसे मान सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, अगर मैंने x + 3y = 9 में 3y को उधर ले गया तो 3y उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस का 3y है तो उधर जाके माइनस का 3y, उधर से अगर माइनस का कोई टर्म इधर लाया तो क्या हो जाएगा? प्लस। वही सेम चीजें यहां भी लगेंगी कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन में कोई टर्म इधर से उधर ले गए तो माइनस हो जाएगा, उधर से इधर लाए तो प्लस हो जाएगा। माइनस का प्लस, प्लस का है तो उधर माइनस, ट्रांसपोज करने पर साइन चेंज होंगे। बोलो क्लियर हो रही कि नहीं बात? बहुत अच्छे। मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, जैसे एल्जेब्रिक इक्वेशन को अगर हम लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां भी वही करना होगा। समझ गया ना? दो इक्वेशन को x + 2y = 9 और 3x + 2y = 4, इनको आपस में ऐड भी किया जा सकता है, तो वैसे ही इनको भी ऐड किया जा सकता है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? बढ़ू आगे? ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखिए, बेहतरीन सा न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, गजब का क्वेश्चन है भाई, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, calculate the enthalpy of formation of, enthalpy of formation of ethane from the following data, ethane from the following data, from the following data, इस डेटा की हेल्प से। अब वो डेटा भी तुम्हें दे रखा होगा क्वेश्चन में, घबराने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, क्या डेटा दिया है? पहली एक इक्वेशन दी है C + O2, C + O2 gives out CO2 प्लस कितनी, इसकी डेल्टा आर एच दे रखी है अलग अलग, अच्छा ऐसे दे रखी है, डेल्टा आर एच = माइनस का 393.5 किलो जूल। समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा हूँ? बहुत, ये सब क्वेश्चन में गिवन है पहले स्टेप में, मतलब पहले ये दे रखा है। सेकंड नंबर पे क्या दिया है? H2 + half of O2, H2 + half of O2 gives out H2O, इसका डेल्टा आर एच कितना दे रखा है? डेल्टा आर एच = माइनस 285.8 किलो जूल, माइनस का 285.8 किलो जूल। अब देखो चूंकि डेल्टा आर एच दे रखे इसलिए पर मोल में नहीं दिया है, समझ गए ना? जबकि बन कितना रहा, यहाँ भी 1 मोल, यहाँ भी 1 मोल, तो ये किलो जूल पर मोल भी हो सकता था, लेकिन वो बोल दिया नहीं उसने, रिएक्शन का बारे में बात कर रहा है। तीसरा क्या दिया है? C2H6 + 7/2 O2
7/2 O2 gives out 2 CO2 plus 3 H2O, 2 CO2 plus 3 H2O, और उसका डेल्टा एच दे रखा है कितना, माइनस का 1560.0 किलो जूल। सुनो बच्चों, बहुत ध्यान से भाई, बार बार कह रहा हूं, थोड़ा समय बच्चा है, इसको ध्यान से समझ लो, बढ़िया क्वेश्चन है बहुत। ये डेटा आपको क्वेश्चन में दे के रखेगा और आपसे पूछेगा क्या कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन बताओ। इथेन, तो पहली बात तो आप मुझे एक बात बताओ देख करके, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको, C2H6, वो यहां दे रखा है कहीं, वो जरूर इस डेटा में दे रखा होगा पक्का, ठीक है, एक बात तो समझो। दूसरी बात, ये कहने को उसने लिखी है डेल्टा RH, मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, लेकिन यही है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसका डेल्टा RH डेल्टा FH सेम होगा। ये इसने बोला डेल्टा RH, लेकिन ये सही मानों में डेल्टा FH भी है। ये इसने बोला डेल्टा RH, लेकिन ये सही मानों में डेल्टा CH भी है। डेल्टा CH किसका, डेल्टा CH किसका, बोलो ना यार, डेल्टा CH किसका, C2H6 का। एक मोल इथेन को बर्न करने पर, तभी तो 7/2 ले रखा है, बैलेंस नहीं कर रखी इसने इसको अभी ये बैलेंस्ड फॉर्म नहीं कहलाती, वैसे बैलेंस्ड है लेकिन ये अच्छी बैलेंस फॉर्म नहीं है, प्रॉपर बैलेंस नहीं है, क्लियर है। तो C2H6 के एक मोल को लिया इसने, इसलिए यहाँ 7/2 का रखा, नहीं तो इसको क्या करता, ये 2 मोल लेता फिर, पर ये 1 मोल लिया, इसका मतलब हम इससे क्या भी जानकारी जुटा रहे हैं कि 1 मोल इथेन की बर्निंग से इतनी हीट प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। अभी मुझे क्या बनाना है, इथेन, इथेन का फॉर्मेशन करना है, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। पहले तो रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख लीजिए अपनी, डिजायर्ड इक्वेशन, जो उसने बोला है ना कि टू ऑब्टेन द डिजायर्ड इक्वेशन, डिजायर्ड इक्वेशन, डिजायर्ड मतलब जिसकी हमें इच्छा हो रही है। ये क्वेश्चन तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा गधो, है ना, नहीं पड़ेगा पल्ले, मैं लिख के दे सकता हूं, ठीक है। मैं क्या बोलूं, मुझे मेरा मूड खराब होने लगता है, फिर मानते नहीं हो बात को, है ना, बार बार समझा रहा, मान नहीं रहे लेकिन, है ना। डिजायर्ड इक्वेशन मतलब वो इक्वेशन जिसकी हमें इच्छा हो रही, जो लाना चाहते हैं हम, क्या लाना चाहते हैं, किसका फॉर्मेशन करना है, इथेन का फॉर्मेशन करना है। इथेन का फॉर्मेशन कैसे होगा, 2C + 3H2 लेकर आपका बनेगा क्या, C2H6। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। 2C + 3H2, ये मेरी डिजायर्ड इक्वेशन है, मुझे लानी है, पहले ही मैंने लिख ली, जो मेरा उद्देश्य मैंने पहले लिख लिया, डिजायर्ड इक्वेशन मेरी ये है, मैं ये लाना चाहता हूं। और मैंने ये 2C + 3H2 के फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास C भी है और H भी है। और मुझे किसी ने बताया, किसने बताया, हैस ने बताया मेरे कानों में कि भैया अगर आपको कभी भी थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को जोड़ना घटाना हो ना, तो बिना चिंता किए जैसे अलजेब्रा की इक्वेशन को जोड़ना घटाना किया था ना, वैसे ही कर देना, बस दिमाग लगा लेना थोड़ा सा कि ट्रांसपोज कर रहे हो तो कैसे कर रहे हैं, क्लियर है इतनी बात। आपको लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, 2C चाहिए, लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, 3H2 चाहिए, इसकी लेफ्ट साइड में C है, इसकी लेफ्ट साइड में H2 है। पहली इक्वेशन को 2 से और दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लो जी, जैसे वहां क्या करते थे 10th क्लास में, ठीक है ना, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, ये है मेरी इक्वेशन 1। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरे हिसाब से आपको इसको बदल के लिख लेना चाहिए इक्वेशन को, देखो कैसे, मेरे हिसाब से इसको ऐसे लिख लेना चाहिए, C + O2 gives out CO2, C + O2 gives out CO2 + 393.5, और दूसरी वाली को लिख लेना चाहिए H2 + half of O2 gives out H2O + 285.8, और तीसरी वाली इक्वेशन को लिख लेना चाहिए ऐसे, जैसा मेरे पास है ये, C2H6 + 7/2 O2 gives out 2 CO2 + 3H2O + 1560 किलो जूल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, पक्का। अब मैं इसको कह रहा हूं इक्वेशन 1, इसको कह रहा हूं इक्वेशन 2, और इसको कह रहा हूं इक्वेशन 3, ठीक है। अब मैं वही लिख रहा हूं ऊपर ही, ठीक है ना, उसको ध्यान लगाइएगा। डिजायर्ड इक्वेशन मेरी है। अब मैंने क्या किया, ये लाने के लिए मैं सब काम कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3। बहुत बढ़िया, इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलिए पहली इक्वेशन जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 2C + 2O2। अब अलजेब्रा कहता सब में करोगे, 2O2 gives out 2CO2, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 2 5 या 10 का 0 कैरी 1, 2 3 6 और 1 7, 2 9 18 और 1 19 का, नहीं बस 18 ही होगा ना शायद, अरे भाई बता दो ना यार, 18 का 8 कैरी 1, 2 3 6 और 1 7, ऐसा कुछ आएगा कि देखना, देख लो 787 आएगा क्या, देख लो भाई, आ गया, ठीक है। अब आ जाओ 3H2 + 3/2 O2 gives out 3H2O प्लस, ये कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, कितना
पक्का? चलो, तुमने मुझे जो बताया मैंने मान लिया, पता नहीं सही है गलत, ये तुम समझना। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर जी, कोई डाउट नहीं है। भैया मुझे लेफ्ट साइड में क्या लाना था? 2C + 3H2, इन दोनों को क्या कर दूं? ऐड। लेकिन सर मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं मजा आएगा? क्योंकि राइट साइड में ना मुझे क्या लाना है? वो तो अभी तक आया ही नहीं, उसको लाते हैं। कैसे लाते हैं? रिवर्स करके ले आते हैं। बोलेंगे देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो ये बना, इक्वेशन 2 से ये बना, और फ्रॉम इक्वेशन 3 इसको मैंने रिवर्स कर दिया। तो लॉ कहता है कि रिवर्स करोगे तो चीजें एक्सचेंज हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। तो रिवर्स करने का मतलब हो जाएगा, ये मैं लिखूंगा 2CO2 + 3H2O गिव्स आउट C2H6 + 7/2O2 और माइनस, अगर आपने किसी भी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो जो एंथैल्पी चेंज है वो अगर यहाँ प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में तो प्लस हो जाएगा। या फिर ये कहेंगे कि उसको भी उधर ले जाएंगे। लेकिन हम अगर इसको उधर ले आए, मान लो उधर ले भी आए, हम पूरे को रिवर्स कर दिया, तो ये फिर उधर जाके क्या ही हो जाएगा? माइनस। इसको उधर क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि सारी हीट उधर ही लिखी हैं। बोलो भाई, रिवर्सिबल का मतलब नहीं है यहाँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि रिएक्शन को रिवर्स करा रहा हूँ, मैं अलजेब्रा की तरह से क्या कर रहा हूँ? लेफ्ट साइड को राइट साइड, राइट साइड को लेफ्ट साइड ले गया, बस। नहीं समझे? अरे जैसे अलजेब्रा में क्या करते थे, प्लस का 2C2 को इधर ले आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, ये तीनों माइनस हो गए, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, फिर पूरी इक्वेशन को माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा। अभी भी तो इक्वल ही है। ये क्या है? ये तुम अपनी मर्जी से क्यों दिमाग लगा रहे हो भाई? मेरी समझ में बात है, जब उसने मोटा मोटा लिखवा दिया, इट मे बी कंक्लूडेड दैट इसको इक्वल ही मानना है। गिव्स आउट का मतलब क्या है? रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट। ये और ये इक्वल ही तो है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है जिधर जितना मास इधर उतना ही मास उधर। समझ गए ना? अभी फिलहाल इसको समझ लो, अब ज्यादा क्वेरी कल करना, ठीक है ना? बिना बात की क्वेरी कर रहे हो, ये किसी काम की क्वेरी नहीं है वैसे ना, जो होनी चाहिए वो क्वेरी नहीं है ये। ठीक बात समझिए। क्यों कह रहा हूं ऐसी बात? क्योंकि बार बार मैं आपको कह रहा हूं, जब इतना मोटा मोटा लिखवा दिया कि ये कंक्लूड किया जा सकता है, और मैंने किया क्या है? मैंने इस तीनों को, मतलब इन तीनों को इधर ले आया, तीनों उधर प्लस के थे, इधर आके क्या हो गए? ये दोनों प्लस के थे, उधर क्या हो गए? सारे टर्म किस में बदल गए? माइनस में। जब पूरी इक्वेशन माइनस में है तो उसको माइनस से क्या कर दिया? वो सारे स्टेप खा के मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बस इतना हुआ बस। इसलिए तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो रही है बाकी इसको। लेकिन अब क्या करना? बार बार मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाऊंगा, वो खाना नहीं होता, वो केमिस्ट्री में ऐसे ही लिखा जाता है। बस आपको याद करा दिया गया क्या कि एक काम करना, जब भी रिएक्शन को, मतलब रिवर्स करना का मतलब नहीं कि रिएक्शन करा रहा हूं रिवर्स, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने रिएक्शन के रिएक्टेंट को ट्रांसपोज किया, राइट साइड को लेफ्ट साइड ले गया, लेफ्ट साइड को राइट साइड ले गया। क्लियर है ना? बहुत अच्छे। अभी बताओ कितना होगा? -1560। क्लियर? अब देखो क्या होगा। अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, सर अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। बोलो कैसे? बोलो कैसे? 2C + 3H2 मुझे चाहिए था, लेफ्ट साइड आ जाएगा। C2H6 मुझे चाहिए था, आ जाएगा। पर सर ये इतनी बीमारी कहाँ जाएंगी? घबराइए मत। जब ऐड करूंगा तो प्लस का 2CO2 इधर है, 2CO2 उधर है, कैंसिल। 3H2O इधर है, 3H2O उधर है, कैंसिल। ये देखो 2O2 + 3/2O2, जब ऐड करूंगा 2 + 3/2 7/2, 7/2O2 इधर, 7/2O2 इधर, कैंसिल आउट। लिखने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बचेगी। मैं मतलब चाहूं तो ऐसे चलो लिख ही देता हूं। एडिंग क्या करेंगे? पहली बात तो एडिंग, सबको ऐड कर दिया। ऐड करने पर क्या आएगा? 2C + देखो 2C + 2O2 + 3H2 + 3/2O2 + 2CO2 + 3H2O + बस 3H2O गिव्स आउट। अब वहां जाएगा क्या? 2CO2 + 3H2O + C2H6 + 7/2O2। लेकिन अब इन दोनों को प्लस, कहते तीनों को प्लस ही हैं, लेकिन दो प्लस में एक माइनस में हो तो प्लस का मतलब भी दो को जोड़ के तीसरे को माइनस कर दो। कोई बताएगा मुझे आंसर? इन दोनों को जोड़कर इसको माइनस करके बताओ कितना आएगा आंसर। अब मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी इसको कटा रहा हूँ। 2CO2 से 2CO2 कैंसिल, 3H2O से 3H2O कैंसिल। अब बचा मेरे पास क्या? ये देखो 2O2 और 3/2O2, इनसे ये पूरा 7/2O2 कैंसिल। केवल मेरे पास बचा 2C + 3H2 गिव्स आउट C2H6। बस इतना बता दो बच्चों, इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटाओ। देखना है माइनस का 84.4 आ रहा है क्या? माइनस का 84.4 नहीं, प्लस का आएगा आपका तो यहाँ प्लस में आएगा क्योंकि उसने तो बाद में लिखा है ना, अलग से उसने अलग से लिखा 84.4 किलो जूल। भाई वाह गजब। फिर मैं कह रहा हूँ डरना मत, कल अभी और न्यूमेरिकल करेंगे इस पे, समझ गए ना? लास्ट मोमेंट पे मेरे बच्चों, मेरा माइंड बहुत तेज चलने लगता है, ठीक है ना? मेरे बाहर खड़े हुए बच्चे दिखने लगते हैं, ठीक है? तो 2C + 3H2 गिव्स आउट C2H6 +
84.4 किलो जूल। बोलो इतने में कोई डाउट है? श्योर? बहुत सही। अब लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे, उसने हमसे क्या पूछा था, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन? इथेन कितने बना? इथेन के कितने मोल बने? एक ही मोल। अगर खुदा ना खास्ता ये 2 मोल भी बने होते ना, तो फिर हम डेल्टा आर एच कहते इसको, और उसका डेल्टा एफ एच लिखते उसका आधा। नहीं समझे? अगर सपोज बने होते, भाई ऐड करने में, मल्टीप्लाई करने में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है? तो इसका मतलब अभी अगर तुमसे कोई सवाल करे कि बताओ भाई डेल्टा एफ एच ऑफ C2H6 कितना होगा, तो आपका जवाब होगा माइनस का 84.4 किलो जूल। क्या समझे? बताओ इथेन का बनना एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक? कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से इथेन का बनना एक्सोथर्मिक। हीट निकल रही है। कितनी निकल रही है सर? 84.4। एक मोल बनने पर इतनी हीट निकल रही है। बोलो को डाउट हो तो? पक्का? श्योर? 100%? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये जान लीजिए आप। मतलब इस टॉपिक से ये इतना नहीं है। अभी इस पे 2 न्यूमेरिकल और बचे हैं जो मुझे कराने हैं, दोनों वो अगली क्लास में करेंगे। आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ओके, आज के लिए इतना काफी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से।